नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चा कि हम लोग अभी इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्वर वर्ण खत्म कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा आपका व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण को हम लोग इस क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। आई होप आपका बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा होता है तो फिर देखने में थोड़ा सा बोर फील होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे कि इस छोटे से क्लास में आपके सभी व्यंजन वर्ण को क्या कर लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यदि कोई भी आपको दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आपका व्यंजन। व्यंजन क्या होता है ना। वे ध्वनियाँ जो बगैर स्वर के उच्चारित नहीं हो सकती है, या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना बिना नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन। या ये भी कह सकते हैं, है ना, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है बच्चा? व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोले? स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वर के सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं बच्चा? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बगैर स्वर का नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि ये क, ये लिखा गया है क, ठीक है ना। तो इसमें क जब आप लोग बोलेंगे क, तो देखिए क में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अब आधा क प्लस अ, इसमें देखिए अ स्वर आया। तो कहने का मतलब ये होता है कि बगैर स्वर का व्यंजन का उच्चारण करना क्या होगा? मुश्किल होगा। बगैर स्वर का व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। यानी जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चा? आपका अ स्वर छिपा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले ख, तो ख आधा ख प्लस अ, है ना। तो यही कहने का मतलब होता है कि स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कि जब व्यंजन में नीचे हलंत, है ना, हलंत का चिन्ह लगता है तो वह व्यंजन आधा होता है। जब किसी भी व्यंजन में, जैसे हम लोग कह सकते हैं क में हलंत लगा दे तो ये आधा होगा। म में हलंत लगा दे तो क्या हो जाएगा? आधा। जब किसी व्यंजन में जब हलंत चिन्ह लगा होगा तो वह व्यंजन क्या कहा जाएगा बच्चा? आपका आधा कहा जाता है, ठीक है ना। जब किसी व्यंजन में हलंत चिन्ह लगा होता है तो वो व्यंजन क्या कहलाता है बच्चा? आपका आधा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। पहले आप लोग को बताएं कि बगैर अ का किसी व्यंजन का उच्चारण करना बच्चा क्या है? मुश्किल है ना, यानी असंभव है। अ के बगैर किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, यानी हर एक व्यंजन में अ स्वर छुपा होता है। इसलिए देखिए क्या कह रहा है कि इसलिए प्रत्येक, है ना, व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर आता है ना। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो सभी व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर आता है। अब देखिए जब व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो इनकी जो संख्या कितनी मानी जाती है बच्चा? आपकी 33 मानी जाती है। व्यंजन वर्ण आपकी कितने हैं? 33। किंतु इसमें जब दो, है ना, ड और ढ, ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, इन द्विगुण व्यंजन को जब इसमें जोड़ लिया जाता है तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है आपका बच्चा? 35 हो जाती है ना। व्यंजन वर्ण जो होते हैं आपके 33 होते हैं। यदि इसमें द्विगुण व्यंजन को जोड़ लिया जाएगा ड और ढ को, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? आपकी 35 हो जाती है। तो अब देखिए कौन कौन से होती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं क से म तक, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आपके हो जाएंगे 25, ठीक है ना। क से म तक जो स्पर्शी व्यंजन होती हैं आपके 25 हो जाते हैं। फिर य, र, ल, व, ये आपके 4 हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना। और फिर इसमें स, ठीक है ना, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, हरवा, ये आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जोड़ लीजिएगा कितने होंगे? 4 4 8 5 13, तो 3 हासिल 1, 2 और 1 3, आपके कितने होंगे बच्चा? आपका 33। तो यही पूछा जाता है कि जो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है बच्चा? आपका 33 होती है, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं? क से म तक स्पर्श व्यंजन, य र ल व, है ना, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन, और स ह, ये आपके क्या होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो व्यंजन वर्ण हैं
यानी व्यंजनों की जो संख्या कितनी होती है बच्चा आपकी 33 होती है, ठीक है ना, कितनी होती है 33। लेकिन इसमें ड और ढ द्विगुण व्यंजन को मिला दिया जाएगा, तो 33 में यदि 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 35 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इन व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए जो वर्गीकरण की बात किया जाए तो पहला देखिए यहाँ पे है ना, प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना, प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पे। तो पहला आपका कंठ व्यंजन, ठीक है ना, क्या है आपका कंठ व्यंजन। तो देखिएगा ऐसे आप लोग कह दीजिएगा, है ना, के टी एम द ओ, कहने का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क छ ट त प वर्ग। तो जितने भी क वर्ग के व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, क से कंठ, किससे होता है, कंठ से होता है, ठीक है ना, किससे होता है, कंठ से। च वर्ग के होते जो व्यंजन होते हैं इनका जो उच्चारण होता है तालु से, किससे होता है बच्चा, तालु से। ट वर्ग का जो होता है इसे, इसका जो उदाहरण होता है उच्चारण होता है किससे, मूर्धा से, है ना। त वर्ग जो होता है इसका होता है आपका दंत, किससे होता है, दंत से। और प वर्ग का किससे होता है, ओष्ठ, किससे, ओष्ठ, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे, है ना, क्या उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला चीज, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे पहला बोला है कंठ, तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पीछे भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पीछे है ना के भाग कोमल तालु का स्पर्श होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ ध्वनि कहते हैं। अब देखिए ये होता है आपका कंठ, ये होता है तालु, ठीक है ना, कंठ तालु और इसके ऊपर मूर्धा, फिर क्या होता है दन, फिर क्या होता है ओष्ठ, ठीक है ना, कंठ तालु मूर्धा, फिर ये दंत, फिर ओष्ठ। ये सब हमारे क्या होते हैं, स्वर तंत्रियां होती हैं, है ना, स्वर तंत्रियां होती हैं। तो कंठ की बात किया जाए तो ये कंठ है, ठीक है ना, ये क्या आपका कंठ है। तो ये कह रहा है कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पीछे, है ना, जीवा के पिछले भाग में कोमल तालु का स्पर्श होता है, पिछले भाग में कोमल तालु का स्पर्श होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ। देखिए जब आप बोलते हैं तो जीवा का जो पिछला भाग है ये हमारे पीछे यहाँ पे कोमल तालु को, देखिए पीछे कोमल तालु होता है यहाँ पे, इसको क्या करती है, स्पर्श करती है। जब स्पर्श करेगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंठ व्यंजन होता है, ठीक है ना। तो क वर्ग वाले जितने भी होंगे, क वर्ग वाले ये क्या होते हैं बच्चे, आपके कंठ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। आगे तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का जो आगे वाला भाग है, हाँ, ये आगे वाला भाग है, ये कठोर तालु को स्पर्श करता है। जैसे कठोर तालु यहाँ ऊपर होता है, ठीक है ना, जैसे च च च बोलेंगे तो बीच वाले भाग को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, च छ ज झ ञ, है ना, क्या होता है ञ। लेकिन अब इसके बाद से क च छ ज झ, है ना, अब ये आ जाएगा और य, और स भी होता है, और ये क्या होता है इसके साथ है य भी होता है। तो स, बड़ा स और यार य, है ना, ये सब क्या होंगे बच्चे, आपके तालव्य व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन। क्लियर। आगे आगे बात किया जा रहा है बच्चा आपका मूर्धन्य व्यंजन, है ना, कौन सा आपका मूर्धन्य व्यंजन। तो अब मूर्धा की बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि कठोर तालु के मध्य भाग, है ना, मूर्धा कहलाता है। जो कठोर तालु का ये बीच वाला भाग, अभी बताया कि कंठ तालु और मूर्धा, तो ये जो कठोर तालु का बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है बच्चा, मूर्धा। तो ये कह रहा है कि जब जीवा की उल्टी हुई नोक, है ना, जब जीवा की उल्टी हुई नोक, है ना, निचला भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करता है। जब देखिए ये हमारी जो जीवा है ना, ये क्या करेगा, ऐसे उलट जाएगा, है ना, और जो ये वाला भाग होता है बच्चा, ये जब मूर्धा को स्पर्श करेगा तो ये आपका क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना।
तो जीवा का उल्टी हुई भाग जब मूर्धा को स्पर्श करता है तो वो क्या होता है, मूर्धा व्यंजन। जैसे ट ट, देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी क्या होती है, पलट जाती है। ट ठ ड ढ, है ना, ट ठ ड ढ ड़। तो अब हमारी जीभ उलट जाती है और इसका जो ये आगे वाला भाग उलट करके, है ना, कठोर तालु को स्पर्श करती है। ये कठोर तालु ये क्या कहलाता है बच्चा, मूर्धा कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, मूर्धनी स। जो मूर्धनी स होता है इसका उच्चारण भी कहाँ से किया जाता है बच्चा, आपका मूर्धा से किया जाता है। क्लियर। आगे आते हैं बच्चा, अगला आपका दंत। ठीक है ना। अगला क्या आता है बच्चा, आपका दंत। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों से स्पर्श करती है, जो ये जीवा है ये ऊपरी दांतों से स्पर्श करेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त थ द ध, है ना, ये आपके त थ द ध न आ रहा है ना, त थ द ध न। लेकिन इसमें त थ द ध न, लेकिन इसमें आपके जो स होता है इसे दंत व्यंजन कहा जाता है ना। स को स स स स, ये आपका क्या होता है बच्चा, दंत व्यंजन। क्लियर। तो दंत व्यंजन में आपके त थ द ध त वर्ग के पूरे आपके व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है ना, पूरे वर्ड आ जाएंगे। ओष्ठ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ द्वार, है ना, श्वास का अवरोध करते हैं। ये जो दोनों ओठ होते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो सांस का अवरोध करते हैं, यानी सांस को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आने देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे बोले प प प, है ना, प फ ब भ म। ठीक है ना। यानी जब दोनों ओठ आपस में क्या कर रहे हैं बच्चा, मिलेंगे, है ना, तो जितने भी प वर्ग के होंगे ये सभी क्या होंगे बच्चे आपके, है ना, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, दंत व्यंजन। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है ना, जिन व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दंत व्यंजन कहते हैं। अब दंत व्यंजन में क्या होगा बच्चा आपका, व व। देखिए जब दोनों ओष्ठ ऊपर वाला और नीचे वाला जब दांतों को स्पर्श करेंगे तो ये क्या होंगे, आपके दंत व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। आगे वत्सल्य व्यंजन। क्या है, वत्सल्य व्यंजन। तो आपके इसमें आ जाएंगे, वत्सल्य व्यंजन में क्या आ जाएंगे आपके, न र और ल, है ना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का ऊपरी, है ना, वत्सल्य को स्पर्श करती है, यानी जीवा का ऊपरी भाग मसूड़ी को स्पर्श करती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, वत्सल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ल ल, है ना, र र, देख रहे हैं ना, र ल न न, है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, वत्सल्य व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बच्चा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आइए प्रयत्न विधि के आधार पे। अब जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पे बच्चा, प्रयत्न विधि के आधार पे। अब प्रयत्न विधि के आधार पे आपका जो सबसे पहला व्यंजन है आपका स्पर्शी व्यंजन। क्या बच्चा, आपका स्पर्शी व्यंजन। तो यहाँ पे देखिएगा स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग, है ना, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये आपके क से कहाँ तक होते हैं बच्चा, आपके म तक होते हैं, है ना, क से म तक। यानी इनकी जब संख्या की बात किया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा, आपका 25 होती है ना। क से म तक की बात किया जाए इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 25। कोई पूछे बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है ना। और पूछा जाता है किस वर्ग से किस वर्ग तक होती है, तो क वर्ग से प वर्ग तक, है ना, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो क से म तक होती है। क्लियर। ये आपके स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है। आगे आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या है बच्चा आपका, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो च वर्ग के उच्चारण में, है ना, च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है। च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च छ ज झ ञ, ये क्या आते हैं बच्चे, आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो आपके जितने भी च वर्ग के होंगे च छ ज झ ञ, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। नासिक के व्यंजन। ठीक है ना। तो जितने भी आपके पंचमाक्षर होते हैं, जैसे, है ना, पीछे वाला पांचवा जो होता है ना, हर एक वर्ग का जो पांचवा होता है ये आपके क्या होते हैं, नासिक के होते हैं। ड़ य, है ना, ड़ और न और म।
तो हर एक वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन, या इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है ना। नासिक व्यंजन या इसे क्या कहा जाता है बच्चा, पंचमाक्षर कहा जाता है। क्लियर, पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे ये उत्क्षिप्त व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। देखिए जो जीभ है सबसे पहले ऊपर उठेगी और ऊपर उठ कर मूर्धा को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, और उसके बाद झटके से नीचे गिरती है ना। उसके बाद झटके से नीचे गिरती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चा, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, देखिए इसका उच्चारण करिए, ड ढ ड ढ। देखिए ऊपर जाएगी, है ना, ऊपर जाएगी, मूर्धा को स्पर्श करेगी। अब कठोर तालु यानी तालु का जो कठोर भाग होता है बीच वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूर्धा, और मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, ये व्यंजन जो है संस्कृत में नहीं थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चा, आगे लुंठित व्यंजन, क्या बोल रहा है आपका, लुंठित व्यंजन। कह रहे हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है ना। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा तालु से लुढ़क करके स्पर्श करती है, इसलिए क्या कहते हैं बच्चा, इनको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और जो र होता है आपका लुंठित व्यंजन होता है, और जो ल होता है ये आपका क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है ना। जो र होता है पार्श्विक व्यंजन, और जो ल होता है क्या बच्चा आपका, जो र होता है ये आपका लुंठित व्यंजन होता है, और जो र होता है सॉरी ल होता है ये आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है ना। क्लियर, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो र है बच्चा, र ये आपका लुंठित होता है, और ल जो होता है ये आपका पार्श्विक होता है। क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा लुंठित व्यंजन क्या होता है। तो लुंठित व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा से लुढ़क कर स्पर्श करती है ना। जीवा लुढ़क करके क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा आपका पार्श्विक व्यंजन, ठीक है ना। पार्श्विक व्यंजन में क्या आएगा बच्चा आपका, ल आता है, सॉरी हाँ ल आता है आपका पार्श्विक व्यंजन में। तो कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा तालु को छूकर किंतु पार्श्व यानी बगल में से हवा निकल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। जीवा तो तालु को छुएगी लेकिन हवा किधर से निकलेगा, बगल से, ल ल ल, देखिए है ना, बगल से हवा निकलेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चा, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्लियर, आगे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अभी आप लोग बताएं अंतःस्थ व्यंजन में य र ल व, ये क्या आएंगे, अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में है ना मुख बहुत संकुचित हो जाता है ना। मुख क्या होता है, बहुत संकुचित हो जाता है, जैसे य, देखिए ना बहुत ज्यादा खुलेगा ना बहुत ज्यादा बंद होगा, यानी संकुचित हो जाएगा। फिर भी आवाज स्वरों की भांति है ना बीच से ही निकलती है। जैसे स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा जब बीच से निकलती है, ऐसे ही स्वरों की भांति जब बीच से निकलती है ना, तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन कहलाती है, ठीक है ना। उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, अंतःस्थ व्यंजन। तो पूछा जाता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चा, 4 होती है। कौन कौन सी, य र ल और व, है ना, य र ल और व, ठीक है ना। ये जो आपके र होता है बच्चा आपका लुंठित होता है, क्या होता है, लुंठित, और जो ल है आपका पार्श्विक, और व और य क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं, क्या होता है, अर्ध स्वर होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे ऊष्म व्यंजन, क्या बच्चा आपका, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। अगला बच्चा आपका ऊष्म। तो देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की है ना गर्माहट या सुरसुराहट की प्रतीत होती है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर जैसे ऐसा लगता है कि घर्षण करते हुए ध्वनियां बाहर निकलती हैं, तो मुंह में क्या होती है, जो श्वास होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स बोलिए, गर्मी जैसे आ रही है, फिर स ह, ये सभी आपके क्या होते हैं बच्चा, आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। काकल्य व्यंजन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या है, काकल्य व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में है ना अंदर से, जो उच्चारण में अंदर से आती है ना, ह, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती है, आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष करती हुई क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
है ना, काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर तंत्र, है ना, मुख पर संघर्ष करती हुई क्या करती है बच्चा, बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहा जाता है। और काकल्य व्यंजन आपका क्या बच्चा, आपका ह जो है बच्चा आपका क्या है, काकल्य व्यंजन है। ठीक है, आगे आते हैं प्राणत्व के आधार पर। क्या बच्चा आपका, प्राणत्व के आधार पे। तो प्राणत्व के आधार पे इनको हम लोग कितने भागों में बांटे बच्चा, दो भागों में बांटे। एक हुआ आपका अल्प प्राण और एक क्या हुआ आपका महाप्राण। आपको पता है प्राण मतलब क्या होता है, वायु। प्राण मतलब क्या होता है बच्चा, वायु। तो अल्प प्राण, अब सोचिए अल्प प्राण मतलब जिसमें से हवा कम मात्रा में निकले, वो आपके अल्प प्राण होते हैं। और जिन व्यंजन का उच्चारण करने में हवा अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जिससे अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण, और जिससे कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं बच्चा, अल्प प्राण कहते हैं। अब जो अल्प प्राण होता है ना, पहला तीसरा और पांचवा, है ना, अल्प प्राण पहला तीसरा और पांचवा, है ना। ठीक है ना, पहला तीन पांच, है ना, पहला तीसरा और पांचवा जो अल्प प्राण होते हैं, ये पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग के जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, आपके अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, ग, ड, च, है ना, आपका ट, ठ, ड, ड, ये आपके जो होते हैं पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, है ना। ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि अरे, है ना, पति पांच हैं, पति पांच हैं, अरे पति पांच हैं। याद कर लीजिए इसे, अरे पति पांच हैं, प से पहला, ती से तीसरा, पांच से पांच। तो किसके पति पांच थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट कि किसके पति पांच थे। ठीक है ना, महाप्राण। अच्छा, जब पति पांच हैं तो पहला तीसरा, सॉरी एक मिनट, जब पति पांच हैं तो पहला तीसरा और पांचवा आ जाएगा, तो बचा आपका क्या, दूसरा और चौथा। तो देखिए जो अल्प प्राण होंगे पहला तीसरा पांचवा, तो महाप्राण जो हो जाएंगे दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, अपने आप याद हो जाएगा। अरे पति पांच है, हाँ, तो जब पति पांच है, अरे पति पति पांच हैं, पहला तीसरा और पांचवा, तो पहला तीसरा और पांचवा वर्ग जो हो जाएंगे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इसमें बच रहा है क्या, दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा क्या हो जाएगा बच्चा, आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा बच्चा, महाप्राण। अब इसके साथ साथ आपका स, स और ह, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, क्लियर। अरे पति पांच हैं, अरे पति पांच, तो किसके पति पांच हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला बच्चा घोषत्व के आधार पर। घोष में क्या होता है बच्चा, आपका कंपन, जिसमें स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। तो अघोष व्यंजन, तो जिस, है ना, व्यंजन का उच्चारण करने में जो स्वर तंत्रियां होती हैं कम कंपन करती हैं, यानी कंपन नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। और घोष व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है यानी घोष होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अघोष व्यंजन में आपका कौन कौन सा, पहला दूसरा, है ना, पहला वर्ग और क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा, है ना, एक और दो। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एक और दो, पहला और दूसरा। ठीक है ना, ठीक है ना। और सघोष में क्या आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आपका सघोष में आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है ना। सघोष में, जैसे सघोष में, है ना, आपका कौन कौन सा व्यंजन आ जाएगा, एक, तीन और पाँच। ठीक है ना, एक, तीन, पाँच। जब सघोष में आएंगे तो अघोष अपने आप याद हो जाएगा। अघोष में क्या आ जाएगा बच्चा, सॉरी इसमें तीन, एक मिनट, इसमें आ जाएगा तीन, चार और पाँच। एक मिनट हो जाएगा बच्चा, इसको हटा ही दें। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा तीन, चार और पाँच, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक और दो। ठीक है ना, एक और दो, है ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से आएंगे अघोष में, है ना। तो आपका क आएगा, क, ख, च, छ, ट, है ना, ठ, त, थ, प और फ। और इसके साथ साथ कौन से आएंगे, स, और स आ जाएंगे। ये सब किस में आएंगे, अघोष में। सघोष में आपका आ जाएगा, है ना, तीन, चार, पाँच। तो ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, और ये ङ, और ये ढ,
यर लव और ह, यर लव ह, ये किस में आ जाएंगे बच्चे आपके? सब उसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, सब उसमें, यर लव ह किस में आ जाएंगे? सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर? एक बार आप लोग बच्चा फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग व्यंजन वर्ड का वर्गीकरण खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे बच्चा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग बने रहेंगे कल 6:30 बजे, है ना। मुझे जहाँ 6:50 पे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को क्या करेंगे बच्चा? शेयर करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।